आज मेरे साथ में है डॉक्टर शिखा, जिन्होंने MBA किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। उसके अलावा उन्होंने PhD करी हुई है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। शी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, बट शी हैज़ बीन इन अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड सिंस लास्ट हाउ मेनी ईयर्स? 11 ईयर्स। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है बेसिकली कि क्या हैबिट्स होनी चाहिए एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आपने जो इस प्लेटफॉर्म से सबको बताने का जो अपना इनिशिएट लिया है कि हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, दिस इज़ समथिंग जो हमने स्कूल में नहीं सीखा, समथिंग जो हमने कॉलेज में नहीं सीखा, हमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में भी नहीं सीखा, एंड इनफैक्ट हमारे फैमिली में भी हमें कोई नहीं सिखाता है ना। और हमें सिखाता कौन है, कहाँ से सीखते हैं हम? कहीं से तो सीखते हैं, देन मूवीज से सीखते हैं। एग्जैक्टली राइट पॉइंट। हम सीखते हैं मूवीज से। उससे क्या होता है कि एक ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट माइंड में हमारे क्रिएट हो जाता है, अनरियलिस्टिक जो रियल लाइफ है एंड रियल लाइफ में उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो वो सारी जो हैवी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बॉलीवुड मूवीज से सीखी है हमने, या सास बहू वाले सीरियल्स से देख के हमने सीखी है, वो हम अपनी एक्चुअल लाइफ में उसको सबको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर पाती। बिल्कुल ठीक बात है ना। रियल वर्ल्ड में बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे। हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता रिलेशनशिप में, हमेशा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअल में चैलेंजेस उसके बाद शुरू होते हैं, शादी के बाद होते हैं। ज्यादातर लव स्टोरीज उससे पहले ही खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली है ना, शादी के बाद शुरू होते हैं। आप जब आप लोग एक प्रॉपर मतलब कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आ जाते हो, एक साथ रहते हो, एक दूसरे को समझते हो, उसके जो कुछ डार्क साइड्स, ग्रे साइड्स हर किसी की होती हैं, उनको भी देखते हो, उनको भी समझते हो, उनकी वीकनेस देखते हो, उनको भी एक्सेप्ट करते हो, तब एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट होती है, तब एक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही ज़रूरी है कि आप जब रिलेशनशिप में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको प्रिटेंड नहीं करना होता, आप जो हो वो एक्चुअली हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बहुत सीरियस पर्सनालिटी है, बहुत आपको लगता है देखने से कि थोड़ा सीरियस मैच्योर है, लेकिन आपका है कि आपको मतलब ऐसे ही लगता है कि हंसी मजाक करो, तो आप वैसे ही रहो। अगर आप चुप रहोगे उसके सामने, प्रिटेंड करोगे कि मैं भी बहुत सीरियस और मैच्योर रहने वाला हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इनर सोल है ना, वो हर्ट फील करती है कि आप हो कुछ और, आप बन कुछ और रहे हो, और वो ज्यादा लंबा नहीं जाता फिर। आई थिंक ये पहली हैबिट हो गई, ये पहली डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। एग्जैक्टली, कि जो आप हो वैसे ही बन करके रहो, बी ऑथेंटिक। कि अगर फिर भी सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है या वो अप्रिशिएट कर रहा है आपके उस डिफरेंस को, तो ठीक है, उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर वो आपने कोशिश करी तो वो ज्यादा टाइम तक आप नहीं कर पाओगे। एक तरह की एक्टिंग हो गई, जो स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए तो कोई कर सकता है, बट 24 घंटे नहीं कर सकते। और अगर कोई करेगा तो अननेसेसरी अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो जैसे आप हो वैसे ही रहो। कपल शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट, आई वाज अबाउट टू से दैट। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जो ये कहते हैं कि वी शुड कंप्लीट ईच अदर, वो सही वर्ड नहीं है। हमें कंप्लीट नहीं करना है दूसरे को। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ उनकी लाइफ में कमी है या उनकी पर्सनालिटी में कोई कमी है तो वो चीज़ मैं फिल कर दूंगी जाकर, वो पॉसिबल नहीं है। वो अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब आपकी फिर पर्सनल ग्रोथ वहीं रुक गई। आपने कोई ऐसी पर्सनालिटी ढूंढी, ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढा जिसके अंदर जो आपकी कमियां थी वो सारी उसकी स्ट्रेंथ थी, और आपने उसको ढूंढा और आपने सोचा अब लाइफ सेट है। बट लाइफ कैसे सेट होगी, क्योंकि आपकी तो ग्रोथ नहीं हो रही। लाइफ को कहते हैं कि आप एक जब आप ग्रो करते रहते हो ना, जर्नी है, पर्सनल ग्रोथ एक जर्नी है, तो वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी ग्रो करता है, जहाँ पर दोनों अपनी अपनी फील्ड में या अपना अपना जो भी करना चाहते हैं, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, बजाय कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। ज्यादातर क्या होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है रिलेशनशिप्स में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे की कमियों को ही देखते रहते हैं। अब कमियां बेसिकली देखा जाए तो और कुछ नहीं है, डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस को देखने का एक तरीका हो सकता है कि हम सामने वाले को क्रिटिकली देखें, यानी कि उसको क्रिटिसाइज करें, तुम ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों हो, तुम्हें ये समझ नहीं आता, तुम ऐसे नहीं कर सकते। बट हमें समझना ये है कि बजाय इन डिफरेंसेस को क्रिटिसाइज करने के, वी नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ऑ, अ सेंस ऑफ वंडर, अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी कि वो कितनी अलग है मेरे से। हाँ, तो अगर हम इस तरीके से उसको देखते हैं तो आई थिंक वहां से स्टार्टिंग हो जाती है टू बिकम कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जैक्टली। और एक दूसरे को सपोर्ट करने की शुरुआत वहीं से होगी
जब हम सामने वाले के जो डिफरेंसेस हैं उसको अप्रिशिएट करें, हाँ। बजाय कि उसको अपने ऐसा बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, अपने ऐसा मतलब कि मैं ऐसा सोचता हूँ तो तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ये गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ हो गई। फिर क्या होता है कि सामने वाला जो पर्सन होता है ना, फिर ये ना एक वो कहते हैं ईगो होती है ना, वो बहुत जल्दी जाग जाती है। हाँ। आपने जैसे ही किसी को ये बोला कि मेरी ये चीज बेटर है, वही जैसे हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ना अपने आप से कंपेयर करना चाहिए, ना अपने फैमिली मेंबर से, ना ही किसी और फ्रेंड से, ना अगर एक आप मेल हो तो ना अपनी मदर से। एग्जैक्टली, बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया। और बीइंग अ फीमेल आपको अपने फादर से नहीं कंपेयर करना, अपने हस्बैंड को, फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव अपने फादर से नहीं कंपेयर करना, अपने फादर से नहीं करना कि मेरे पापा तो मेरे लिए ऐसे करते थे, मेरे बर्थडे पर तुमने तो ये कर दिया, है ना। और ऐसे ही हस्बैंड को नहीं करना कि मेरी मम्मी तो खाना ज्यादा अच्छा बनाती है, तुझे तो कुछ नहीं बनाना आता। तो उसमें क्या होगा कि जो आप जिससे प्यार करते हो, जिससे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो आपकी जो वर्क लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका घर आने का मन करता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो। नाउ दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो। या एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जहां पर ये निकल करके आया है कि जो हैप्पीनेस है, हाँ। उसका डायरेक्ट रिलेशन ना तो नेम से है, ना फेम से है, ना पैसे से है, हाँ। उसका डायरेक्ट रिलेशन रिलेशनशिप से। एक हाँ। बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 50-60 साल तक। उसमें ये निकल करके आया, 50-60 साल तक उन्होंने लोगों को मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने बस सिंपल सी एक कंक्लूजन निकला कि जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी उसकी लाइफ अच्छी थी, जिसकी बुरी थी उसकी लाइफ बुरी थी। तो या यू वर सेइंग समथिंग, आप ये कह रहे थे कि कंपेयर नहीं करना है अपने आप से भी या किसी और से भी, उनको फुली एक्सेप्ट करो, राइट, फुली एक्सेप्ट करो। उनके अंदर जो आपको अच्छाइयाँ लग रही है, उनको भी जो आपको कमियाँ, जैसे आपने आई थिंक एक वीडियो में बोला था कि प्रायोरिटीज डिफाइन करो ना, कि आपको लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर में एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो सारी चीजें हैं, है ना, कि आपको ये चाहिए था। आई थिंक उस सेशन का नाम था सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी रिलेशनशिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमको अपनी लाइफ में जो मतलब लाइफ पार्टनर चाहिए, जो रिलेशनशिप चाहिए फॉरएवर के लिए, तो उसमें हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। सामने वाला लॉयल होना चाहिए, उसका नेचर आपके साथ मैच करना चाहिए, आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो उसके साथ, तो कुछ एक लिस्ट जो है ना वो हमें जरूर बनानी चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट हमारी करे। अब जो चीज़ें थी उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, जो हमें मेन चाहिए थी, जो हमारी प्रायोरिटीज थी लाइफ में, कि ऐसा हमारा पार्टनर होना चाहिए, उसको हम कर देते हैं साइडलाइन। अब वो लॉयल है, वो आपका ध्यान भी रखता है, सब कुछ करता है, बट आप लड़ रहे हो इसलिए कि मेरी फ्रेंड को कोई और गिफ्ट मिल गया और तुमने मुझे ये गिफ्ट नहीं ला के दिया। जो देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ होती हैं। इन छोटी, एक्चुअल में छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिसपे कपल्स मोस्टली उनकी रिलेशनशिप जो होते हैं खराब हो रहे होते हैं। राइट। तो आपको ये बहुत क्लियर रखना है अपने माइंड में कि जब वो सारी चीज़ें उसमें हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए अपने माइंड में, कि आपको अपनी समझ को भी उसमें डेवलप करना है कि ये कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे जो हम अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैंने बहुत सी ऐसी फीमेल्स देखी हैं, वाइफ्स देखी हैं, जो इसी बात पे बहुत लंबा उनका झगड़ा चल जाता है कि मुझे बढ़िया गिफ्ट्स नहीं मिलते, मुझे सरप्राइज नहीं मिलते। अब किसी का नेचर है, किसी के हस्बैंड ने बहुत बिग वाला सरप्राइज दे दिया, अब जो बाकी उसकी 10 फ्रेंड्स हैं वो सब उसी बात पे लड़ रही हैं। अब आगे पीछे हो सकता है उसका हस्बैंड उसको पूछता भी ना हो, लेकिन वो सरप्राइज हो सकता है सिर्फ दिखाने के लिए हो और सोशल मीडिया पर हो, बिल्कुल, बट पीछे से कहानी हो सकता है कुछ और ही चल रहा है, हो सकता है वो आपसे बात ही ना करते, और वहीं आपका हस्बैंड है वो आपको डेली टाइम देता है और आपकी केयर करता है, लेकिन आप उससे लड़ रहे हो किसी नकली इंसान की वजह से, हाँ, जो आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये वही हो गया कि हमें किसी और को कंपैरिजन अगर हम लेकर आ जाते हैं, और बेसिकली स्पेशली जो सोशल मीडिया से कंपेयर हम करते हैं। तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि मेरी ही खुद की एक फ्रेंड थी। आपने वीडियो बनाया था इन द सेंस आपका भी अपना कोई चैनल है? जी, मेरा चैनल है। अच्छा। डॉक्टर शिखा शर्मा ऋषि नाम से मेरा चैनल है। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मैरिज से रिलेटेड, बिकॉज यू हैव गॉट 2 किड्स आल्सो, एंड आपकी शादी को 11 साल हो गए? हाँ जी, और 1 साल का, मतलब टोटल रिलेशनशिप 12 साल का हो गया। अच्छा, 12 साल का रिलेशनशिप है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की जहाँ से हमने बात करी थी, जहाँ से सेशन शुरू हुआ था, बॉलीवुड से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन माइंड में बन जाती है। हमें ये लगता है कि हाँ, हमारी तो बहुत एक जिसे कहते हैं ना, एक ड्रीम फेरी टेल वाली एक स्टोरी होने वाली है। हस्बैंड रोज बैठ के गाना गाएगा, है ना, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, राइट, जो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं होता।
तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मतलब अगर कोई हमारी इस वीडियो को देख रहा है, हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा? हाउ टू बी रियलिस्टिक, यानी उस रियल लाइफ से रियल लाइफ में आप उसको कैसे लेकर के आएंगे? आपने अच्छा मतलब क्वेश्चन मुझसे पूछा है, और एग्जैक्टली बहुत से चैलेंजेस होते हैं। आपको जब दिखता भी है सामने कि कोई बहुत हैप्पीली मैरिड है और इतने टाइम से रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ हाँ जी करके उन्होंने 11-12 साल निकाल लिए और खुशी हैं, रोज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं, बहुत सी सिचुएशंस आएंगी ऐसी, बहुत ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत क्लैशेस होते हैं। और धीरे धीरे ना, जब हम अगर इस चीज़ को, अगर हमें पता होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ डिफाइंड होती हैं कि इस पर्सन में वो सारी चीज़ें हैं, तो क्या है कि आपके जो क्लैशेस भी होते हैं ना, तो आपको उस चीज़ में ये फोकस रखना होता है कि पर ये पर्सन नहीं मैंने छोड़ना, ये सबसे ऊपर है। अगर इस पर्सन में वो चीज़ें हैं, क्वालिटीज हैं, जो प्रायोरिटीज वाली बात करी जाए, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए होता है लाइफ में, वो तीनों इसके अंदर है, वो हैं जी। तो और कोई भी बात आ जाए, मतलब नो मैटर व्हाट, आप किसी की बात में आके या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी चैलेंज की वजह से, आपको ये पता है कि कितना बड़ा क्लैश हो जाए, लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ना। क्योंकि क्या होता है कि दो जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में अगर कोई क्लैश होता है ना, तो ये मतलब काफ़ी बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगी कि ये एक मंत्रा समझ लो कि अगर आपके बीच में क्लैश है, सबसे पहली बात है कि आपके रूम के अंदर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अब लड़की अपनी फैमिली में जाके बताएगी और लड़का अपनी फैमिली में जाके बताएगा, तो आप तो उनके राजे बेटे हो ना, वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, मेरी बेटियां अगर वो मुझे आकर बताएंगी तो मैं भी नहीं चाहती ना कि मेरी बेटी किसी बात को लेके दुखी हो। वो अपनी जगह पे सही है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, वो खुद अपने बीच में ही रखो, खुद सॉल्व करो, बजाय बीच में किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के। बिल्कुल, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होगी। और इनफैक्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने भी ये गलती कभी ना कभी करी होगी लाइफ में कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आया, तो होता क्या है कि वो बुरा बन जाता है या बुरा बन जाती है, और वो दोनों एक हो जाते हैं, कपल एक हो जाता है बाद में, और खुद को ये लगता है, और जिंदगी भर के लिए उसके लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। राइट, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तभी कई लोग ना, कहावत बड़े लोग ये कहते भी है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच में जो पड़ेगा ना, वो खुद ही बाद में पागल कहलाता है, क्योंकि वो तो एक हो जाते हैं। राइट, फिर वो दोनों मिलकर बुराई करते हैं, हाँ वो कुछ ज्यादा बोल गया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अंदर फिर, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपका जब मेन मोटिव होता है किसी को बीच में लाने का, वो ये होता है जब हमारी ईगोज बड़ी हो जाती हैं, तो हम दूसरे को इसलिए लेकर आते हैं कि वो ये प्रूव कर दे कि मैं सही था और ये गलत था और इसको चुप करवा दो। एग्जैक्टली, वो होता नहीं है। हर एक ने अपना अपना स्टैंड ले लिया होता है, अपना ले लिया होता है ना। तो आप जितना ज्यादा कोई और आपका स्टैंड लेगा, वो सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर आपसे और दूर होगा, और प्लस वो भी दुश्मन बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। बिल्कुल, बाद में हो सकता है लाइफ पार्टनर से तो फिर भी हो जाए, एक हो जाए, भी बन जाएगा। राइट, वो बंदा तो परमानेंट हमारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि गलती से भी उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला तो वो हमको जिंदगी भर याद रह जाएगा। क्योंकि अब आपने तो लाइफ पार्टनर से रिश्ता फिर से बनाना है, तो आप उसको पूरा अच्छे से समझा दोगे, मैं तो इसलिए ले आया था, या वो खुद ही आ गए थे, है ना। तो इसीलिए थर्ड पर्सन को तो नहीं लेके आना। दूसरा, क्योंकि उसके सामने क्या होता है कि आपके लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट भी डाउन हो जाती है। गुस्से में हो सकता है आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो अकेले में इतना आपको हर्ट नहीं करती, लेकिन अब किसी और के सामने निकल गई तो वो 10 गुना ज्यादा हर्ट करेगी। 10 गुना ज्यादा हर्ट। तो आई थिंक ये जो सजेशन आपका है, ये सजेशन बहुत अच्छा है। ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, ये उस तीसरे इंसान के लिए भी है जो बीच में पढ़ना चाहता है और उसको लगता है कि मैं पढ़ करके सॉल्व कर सकता हूँ। कोई नहीं सॉल्व कर सकता। आइडियली अगर आपके पास या मेरे पास, हमारे पास कोई भी आए इस तरीके से कि हमारी सॉल्व करो, तो हमको दूर से उसको नमस्ते करना है और बोलना है कि पहले आप खुद कर लो। बिल्कुल। अगर नहीं हो तो कोर्ट नाम की चीज है, वहां पर जाओ और अपने आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो भी मतलब अगर ऐसा है ना कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है, कि मारपीट हो रही है और झगड़े और मतलब बहुत हायर लेवल पे हो रहे हैं कि बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पर आप मतलब हेल्प सॉर्ट आउट कर सकते हो, किसी की या पुलिस की या कोर्ट की, वहां पर लेनी होती है। लेकिन ये जो नॉर्मल डेली रूटीन के थोड़े बहुत छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं और जो छोटी मोटी बातें होती हैं, उनको भी जितना हो सके ना भी आप रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट कर लो। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अभी जो आपने बोला कि अपने कुछ रूल्स बना लो। इनफैक्ट ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा भी यही रूल है कि कुछ भी लड़ाई हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, उसको उसी दिन खत्म करना है और फिर जाना है सोने के लिए। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि भाई लड़ करके नहीं सोना है, नहीं तो वो रात को
हमारा सबकॉन्शियस उसको सुबह तक और बड़ा बना देगा बिल्कुल। और अगर वो खिंच गई लड़ाई तो वो कहीं तक भी जा सकती है। आपका नेक्स्ट डे खराब जाएगा। फिर क्या है कि आप हो सकता है कि आप पहले तो बात करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इतना लंबा पीरियड जो है रात का पूरा चुप रह के आपने निकाल दिया, सब कुछ शांत है और आप अपने अंदर ये बातें कर रहे हो, जो नेगेटिव बातें कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, वो सबकॉन्शियस सुन रहा है उस टाइम, और वो कहीं ऐसे कॉर्नर में जाकर फीड हो जाती हैं। तो जो मोस्टली लड़ाइयों में निकल कर आती है ना बातें, पिछली लड़ाई की और 10 साल पहले की लड़ाई की, वो सारी वहीं से ही स्टोर होके निकल कर आती हैं। आप खत्म कर दोगे तो आप नेक्स्ट डे भूल जाओगे, अगला दिन भी अच्छा जाएगा। और अगर आपने कई दिनों तक इस लड़ाई को खींच लिया तो फिर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब इसको फर्क नहीं पड़ रहा नहीं, अब इसको खत्म कौन करे, खत्म कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कौन पहले बोले, दोनों ही तो फिर तो मनाएगा विन और लूज की सिचुएशन हो जाती है ना। बिल्कुल, विन और लूज कि कौन हारा कौन जीता, वो तो ईगो पे चली जाती है ना बात। एंड आई एम श्योर ये बातें हम कर तो रहे हैं बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंस, जो भी आपका मैरिज से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो आपने साइकोलॉजी में जो भी कुछ आपने पढ़ाई करी है उसके बेस पे, प्लस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप बातें तो कर रहे हैं, मैं भी बातें तो कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, बट आई एम श्योर हमने भी ये गलतियां करी हैं अपनी रिलेशनशिप में। तो अभी तक हमने 2 हैबिट्स कवर कर ली हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की, एंड दिस इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, राइट। हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 20-21 साल के हैं और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कहीं से सुन करके या पढ़ करके। वी हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट। आई एम 40 years old and what about you, like how old are you? I'll be 35 this July. आई होप मैंने आपको ऑफेंड तो नहीं किया आपकी एज नो नॉट एट ऑल। आई जस्ट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी एज बताकर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाती हूँ, मैं 1 year प्लस करके ही बता देती हूँ लोगों को। मतलब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बिकॉज आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि आपकी एज, आप एज होने के साथ साथ भी आप यंग रह सकते हो थ्रू योर माइंडसेट, है ना। तो प्लस एज के साथ एक्सपीरियंस भी आता है, एक्सपीरियंस आता है, मतलब कई चीजें ना आपको पता लग जाती हैं। सामने वाला किसी प्रॉब्लम में आपको पता है कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। तो बहुत लाइफ बीन थ्रू ऑल ऑफ दोस phases and things. एक्चुअल लाइफ क्या है, और तो मतलब लाइफ का जो गोल्डन पीरियड चलता रहता है ना, लाइफ का गोल्डन पीरियड हो जाता है, आप बड़े होते चले जाते हो तो आपको पता लगता है कि पूरी लाइफ जो है वो गोल्डन पीरियड बन रही है, कि लाइफ एक्चुअल में बेटर होती है टाइम के साथ साथ, अगर हम टाइम के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और मैच्योर होते चले जाएं। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि भाई स्कूल टाइम बेस्ट था, कॉलेज टाइम बेस्ट था, वही गोल्डन पीरियड था। मेरे को नहीं लगता ऐसा, आपको लगता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा, मैं नहीं जाना चाहती स्कूल टाइम में वापस। उस टाइम अलग टेंशंस थी, मे बी बिकॉज आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है लाइफ को लेकर के। बिल्कुल, यू आर अ लर्नर बेसिकली, आप सीख रहे हैं। हाँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो आप सीख रहे हैं, प्लस आप बता रहे हैं आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है तो वहां पर आप सिखा भी रहे हैं। तो कहते हैं ना टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस, कि आप सिखाते सिखाते खुद भी सीखते चले जा रहे हैं। तो अगर कोई सीख रहा होता है लाइफ में या अपनी गलतियों से सीख रहा होता है, लाइफ को और बेटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है, तो उसकी लाइफ बेटर होती है, बुरी नहीं होती है। एक्चुअल में उसका गोल्डन पीरियड शुरू होता है 30 के बाद में। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उसके बाद तो लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ बेटर होती है। बच्चों को डराते हैं बस कि बेटा यही जिंदगी है, जी लो, उसके बाद तो ऐसा ही है। वो उनके लिए जो ग्रो नहीं कर रहे हैं या वो मतलब दूसरों को बदल रहे हैं बस, या फिर कहीं पे अटके हुए हैं, बेसिकली स्टैग्नेंट है अपनी थिंकिंग के लेवल पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, या रिजिड हैं बहुत ज्यादा, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के बैठे हुए हैं, या बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं। उन लोगों के लिए लाइफ एक्चुअल में बुरी होती है, क्योंकि बचपन में बाय डिफॉल्ट बच्चों के अंदर ईगो नहीं होती है, बट अगर कोई मैच्योरिटी से अपनी ईगो को डिसॉल्व करता चला जा रहा है, बिल्कुल, तो आई होप कि उसकी लाइफ बेटर होती चली जाती है। एंड इसी के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद हम तीसरी हैबिट पर आते हैं कि क्या सपोर्ट की जगह या एक्सेप्ट करने की जगह हम एक और बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, टू बी क्यूरियस, इन द सेंस एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि सामने वाले के अंदर कुछ नेगेटिव है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या हमें करना पड़ रहा है। जैसे इंडिया में एक वर्ड बहुत चलता है एडजस्ट करो। मुझे पर्सनली ये वर्ड पसंद नहीं है, नहीं होता। मेरा जो फंडा है वो बड़ा सिंपल है कि रादर देन एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन, बी इन एन ऑ, इन द सेंस कि मतलब हमेशा एक सेंस ऑफ फैसिनेशन हमारे अंदर रहना चाहिए। जैसे मैं बहुत बार बैठे बैठे अपनी वाइफ को बस देखता रहता हूँ और हंसता रहता हूँ, तो वो कहती है क्या है, पागल हो क्या? तो मैं कहता हूँ कि हाँ थोड़ा सा तो पागल हूँ। जेन्युइन एक मेरे दिल से उसके लिए एक एप्रिसिएशन निकल रहा होता है। बहुत अच्छी बात है। दिस इज माय टेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सामने वाले को बजाय एक्सेप्ट करने के या उसको क्रिटिसाइज करने के या क्रिटिकली उसको देखने के या क्रिटिकली उसको बोलने के, उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो अपने पूरे दिल से, उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करो क्योंकि वही लाइफ को अच्छा बना रहा है। इससे लाइफ में एक हैप्पीनेस क्वोशिएंट इंक्रीज रहता है ना। आपने बोला कि मैं खुश होता हूँ देखकर ना कि कैसे कर रही है, और फिर वो भी हंसती है आगे से,
ना ऐसे हस्बैंड मेरे जैसे कई बार मैं कॉन्टिन्यूसली बोलती चली जाती हूँ, तो फिर कई बार मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं आगे से कि तूने ना कोई कॉमा भी नहीं लगाया, कोई फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, और तू कहाँ से कहाँ कौन सी बात, इधर कोई बात इधर की थी, कोई इधर की शुरू हो गई, तो वो हंसते हैं। तो मुझे भी मतलब ये फील नहीं होता कि हाँ मेरा मजाक उड़ा दिया। तो मतलब मुझे ये लगा कि उनका डिफरेंट है अगर इस चीज के लिए कि पर्सपेक्टिव कि कम बोलना चाहिए, तो इस चीज को लेके वो मुझे नहीं टोक रहे हैं कि तू कम बोल, वो खुश हो रहे हैं, करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, बल्कि उसको लेकर के वो खुश हो रहे हैं कि मेरे से अलग है। हाँ, तो लड़ाई में भी हंसी आ रही होती है क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजों पे लड़ने की क्या जरूरत है। हाँ। और अगर कभी लड़ाई होती है या कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है किसी एक को दोनों में से, तो दूसरे को हंसी आ जाती है, दूसरे को हंसी आ जाती है। और अगर वो क्रिटिकल हो एक दूसरे को लेकर के और उस वक्त कोई सामने वाला थोड़ा सा भी कुछ ऊंची आवाज में बोल जाए या थोड़ा गुस्से में बोल जाए, तो सामने वाला हंसने की बजाय उससे लड़ने लग जाता है और वो भी उसी स्टेट में चला जाता है। इनफैक्ट मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था कहीं पर, द हॉलमार्क ऑफ अ गुड रिलेशनशिप इज व्हेन ओनली वन पर्सन गेट्स क्रेजी एट अ टाइम। ओके, एग्जैक्टली, समझ सकते अगर एक थोड़ा अपना उसका दिमाग खराब हो जाए तो दूसरे का ना हो, ये ना हो कि दोनों का हो जाए, क्योंकि फिर दोनों का हो गया तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ेगा। अगर किसी रिलेशनशिप को, अच्छी से अच्छी रिलेशनशिप को भी खराब करना हो तो वो गुस्सा है, तो उसका अगर एक वर्ड हम चूज करें तो दैट इज एंगर। क्योंकि गुस्से में क्या हो जाता है किसी को पता ही नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं पता एक से दूसरा, दूसरे से फिर वो कहीं का कहीं चली क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं आता, बोल दे क्या क्या कर दे कुछ नहीं पता लगता है। क्योंकि एक ही चीज होती है ना माइंड में जब गुस्सा आ जाता है कि किसी भी तरीके से सामने वाले से जीतना है, विन लूज, कोई भी हारना नहीं चाहता, कोई भी हारना नहीं चाहता है। एंड द मोर अ पर्सन फील्स डिफीटेड, वो उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उतना ही ज्यादा डिफेंड करेगा अपने आप को, उतना ही ज्यादा एग्रेशन के साथ सामने वाले पे अटैक करेगा, फिर उसको डिफेंड करना पड़ेगा। प्यार करते हो किसी से तो एक चीज, जब कोई आर्ग्यूमेंट भी हो रहा हो, जैसे कई बार क्लैशेस होते हैं किसी, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हो जाते हैं कि आप कह रहे हो कि कहीं जाना है, आप कह रहे हो उधर पार्टी करनी है हमने बर्थडे की, आप कह रहे हो नहीं वहाँ नहीं जाना, या घूमने का प्रोग्राम बनाना, एक कह रहा है कि माउंटेन्स में जाएंगे, एक कह रहा है नहीं बीच एरिया में जाएंगे, तो उसको एक हेल्दी डिस्कशन की तरह कर लो। दिस कुड बी द थर्ड हैबिट, दैट इज टू डिस्कस। ये बेसिकली एक डिस्कशन होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, एक म्यूचुअल डिस्कशन होना चाहिए, रादर देन आर्ग्यू करने के। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी, जो होगा, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटीज अलग अलग हैं, दोनों की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, डिफरेंसेस होते भी हैं, तो उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट करो या बीच का कोई रास्ता निकालो, रादर देन आर्ग्यू करने के। क्योंकि जहां आपने आर्ग्यूमेंट शुरू किया वो कब एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगर कब लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। ये सब इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं लगता है। और हम ये भी कर सकते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ, कि अगर कभी लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई तो होनी ही है एक रिलेशनशिप में, तो लड़ाई हो तो जिस वक्त गुस्सा आ रहा है आपको उस वक्त वहां से हट जाओ। वो जो बोलते नहीं है कि गुस्सा आ रहा है तो पानी पी लो, पानी पी लो, तो आई थिंक दैट इज राइट। क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आएगा, वो डाउन आएगा, पल्स रेट नीचे आएगा। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ स्टडीज हुई है कि जैसे जैसे पल्स रेट बढ़ता है ना, मान लो 100 के ऊपर जाता है जब हमको गुस्सा आ रहा होता है, तो उस वक्त इंसान का जो दिमाग है वो काम करना, या जो उसकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो काम करना बंद कर देती है और उसकी ब्रेन का एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जहां पर उसको सिर्फ अटैक मोड में चला जाता है। मतलब दैट्स मोर लाइक अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं कि अब तो जैसे कि कोई अटैक हो रहा है हमारे ऊपर और हमको अपने आप को डिफेंड करना है या अटैक करना है। वो भूल जाते हैं कि सामने वाला जो है वो उससे हम प्यार भी करते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये कौन है, बस वो दुश्मन नजर आता है कि बस किसी भी तरीके से इसको हराना है मुझे। और चाहे मैं कुछ भी मतलब कहते हैं उस टाइम पे ना, कई लोग ऐसी ऐसी बातें निकाल के ले आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं है आपका। एक जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं कि गुस्से में एक तो हमें अपनी वॉइस रेज नहीं करनी सामने वाले से बात करते हुए, दूसरा कि अगर बहुत गुस्सा आ रहा है और लग रहा है कि कुछ और ही बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हट जाओ, पानी वानी पी के वापस आ जाओ। उस वक्त क्या करना है कि वहां से चले जाओ वहां पर, हाँ थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद जा करके अपनी वाइफ को, आजकल तो इतनी इमोजीज हैं, बिल्कुल इतना कुछ है, कुछ भेज दो, वो भेज दो, बस सामने से भी कुछ आ जाएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो, कई बार जैसे मेरी कई बार हो जाती है ईगो, मुझे लगता है कि नहीं बोलूंगी, सबकी होती है, हाँ नहीं बोलूंगी, तो फिर जब मुझे थोड़ी देर हो जाती है फिर मुझे लगता है कि मनाने भी नहीं आ रहे, और नहीं मनाया तो ज्यादा लंबी खिंच गई तो नहीं तो फिर पहले क्या होता था, जो मोस्टली फीमेल्स के पास होता है ना कि रोना शुरू कर दो, अब तो मना लेके। वो भी थोड़े टाइम के बाद जब आप मैच्योर होना शुरू होते हो तो पता लगता है यार लड़ाई तो सॉर्ट आउट हो जाती है, अगले दिन पूरा दिन सिर दर्द होता है रोने की वजह से। तो रोना भी वो गिव अप कर दो। और उसके बाद यही है कि अगर ईगो इतनी ज्यादा है कि आपसे बोला नहीं जा रहा, सामने जाके फेस नहीं किया जा रहा, तो आपके पास फोन है, व्हाट्सएप करो,
इमोजीज भेजो, GIF है वो भेजो, कोट्स निकाल कर भेजो। गुस्सा आ रहा है तो बात करने की बजाय उस वक्त अपने मोबाइल को यूज करके लिख दो, क्योंकि लिखने में एटलीस्ट आपका वो जो टोन ऑफ वॉइस है ना, जो एंगर के टाइम पे कन्वर्ट हो जाती है, वो नहीं होगी। एटलीस्ट एक्सप्रेशंस तो नहीं दिखेंगे, एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे और उसकी आवाज नहीं सुननी पड़ेगी, उससे सामने वाला इरिटेट नहीं होगा। दूर दूर चले जाओ और लिख करके अपनी लड़ाई को सॉल्व करो। जो भी करना है, जो भी मन की बात है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और सामने वाले को भी लिखने दो, वो भी कुछ ना कुछ लिखेगा या लिखेगी। इसमें एक चीज और है कि जैसे विन एंड लूज वाली होती है, हमें लगता है कि अगर हम जीत जाते हैं यानी कि सामने वाले को हमने गलत प्रूव करना है। तो अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अगर आप आर्ग्यूमेंट में हार गए हो ना, आप वो हो जिसने कि एंड कराया आर्ग्यूमेंट को, तो आप जीते हो। जैसे बोलते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक्चुअली इन रिलेशनशिप जो पहले गिव अप कर देगा वो जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना इससे नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं कि अपनी मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफर कर रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, तो बेटर है कि आप उसको सॉर्ट आउट कर दो। बिल्कुल ठीक बात है ना, कि मतलब सामने वाले के फायदे के लिए ना सही, अपने फायदे के लिए, क्योंकि अपने आप से तो हर कोई प्यार करता ही है ना। अपने आप से हर कोई प्यार और करना चाहिए। ये वही बॉलीवुड मूवीज ये सिखाती है कि मैं सबसे ज्यादा दुनिया में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, जो झूठ है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। अब अगर इमेजिन करो, जिसको भी आप कह रहे हो कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ, जो भी आपकी प्यार की डेफिनेशन है, एक तो प्यार की डेफिनेशन ही बहुत सारे लोगों की हिली हुई है, तो अगर वो सामने वाला पर्सन आपको प्लेजर दे रहा है तब तो आप कहते हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बट अगर वो पेन दे रहा है तो भी क्या आप कहोगे कि वो मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ? ओनली इन मूवीज, इम्पॉसिबल। ओनली इन मूवीज। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि उसने उसको व्हाटएवर हाथ उठा दिया है, थप्पड़ मार दिया, तब भी मैं उससे प्यार करती हूँ, व्हाटएवर। ऐसा एक्चुअल में नहीं हो सकता, क्योंकि नफरत हो जाएगी कहीं ना कहीं उस इंसान से ही। वो भी इस केस में जैसे आपने बताया कि हाथ उठा दिया, और एब्यूसिव रिलेशनशिप में भी होती हैं कई फीमेल्स, लेकिन वो नहीं निकल रही होती इस वजह से कह के कि नहीं मैं प्यार करती हूँ। बट मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल्स है ना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना सिखाया। राइट। वो नहीं चाहती कि वो वहां से निकल के अपने पेरेंट्स पे बोझ बन जाए। उसकी वजह से वो एब्यूसिव रिलेशनशिप्स को भी फंस रही है। बेसिकली वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि जो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, और क्योंकि फैमिली ने सिखाया शुरू से कि आपको जो भी सिचुएशन हो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खुद को भूल जाओ, आपको जो भी है जैसा भी, आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, उसकी फैमिली का ध्यान रखना है, और अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो आप सेल्फिश हो। बेसिकली खुद ही खुश नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने आप से, तो आप किसी और को कैसे खुश रख? इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा है, जो खुद गरीब है वो किसी को क्या देगा? बिल्कुल। मतलब बीइंग अ मदर, अगर मेरे पास डॉटर्स हैं, मुझे फैमिली, मेरे मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड है, सबको देखना है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को पता है कि मुझे अपने लिए अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, मुझे मॉर्निंग में 1 आवर लगाना ही है योगा के लिए, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है और मेरा माइंड भारी हो रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि आप प्लीज़ देखो 15-20 मिनट्स के लिए, मुझे मेडिटेट करके आना है अपने मेंटल पीस के लिए। बिकॉज मुझे पता है कि मैं खुश रहूँगी तो मैं बाकियों को भी खुश रखूँगी। तो अभी तक हमने 3 हैबिट्स डिस्कस करी हैं, और तीसरी हैबिट थी डिस्कशन, यानी कि आर्ग्यू नहीं करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से एंगर जनरेट होता है। एंगर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है एक रिलेशनशिप में। आई थिंक डिस्कशन को भी अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए, तो डिस्कशन इस तरीके से करना है कि जहाँ पे हमको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, ना कि नेगेटिव वर्ड्स के। नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने का मतलब हो गया कि मैं इतना परेशान हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? That could be one way of saying the same thing, expressing yourself in one way. और एक दूसरा तरीका हो सकता है उसी बात को कहने का कि आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। इट वुड बी गुड कि अगर हम थोड़ी देर तक साथ में बैठ जाएं। बिल्कुल। बेसिकली जो रिलेशन है रेत की तरह है, आप ऐसे रखोगे वो आपके हाथ में रहेगा। सामने वाला पर्सन आपके साथ है, आपका रिश्ता, आप उसको कस के बंद करोगे और कस के बंद करोगे, वो सारी रेत फिसल के निकल जाएगी, आपका रिलेशन कमजोर हो गया। गुड पॉइंट। तो उससे क्या है कि आप रह तो साथ रहे हो, लेकिन आप रहना चाहते नहीं हो, या रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, उसका फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो फ्री रहो एक दूसरे की, जो करना चाहते हैं उसमें वही कि एक दूसरे को करने दो, फ्रीडम दो करने की। तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ये हो गया कि एक दूसरे का, वही बात आ गई ना जहाँ से हमने सेशन को शुरू किया था, कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, कि मतलब जो सामने वाला अपने लिए
हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होती है ग्रोथ की। हर एक के लिए खुद को प्यार करने का मतलब अलग अलग होता है, कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। सेल्फ लव का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है। तो जो भी आपके लिए उसका मतलब है सेल्फ लव का या सेल्फ ग्रोथ का, उसको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है कि लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट, एज फार एज कि वो उन टॉप 3 जो हमारे जो वो है, ट्रस्ट हो गया, ये हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, लेट हर डू और लेट हिम डू व्हाटएवर ही और शी वांट्स। तो ये हो गया इंडिपेंडेंस प्लस इंटरडिपेंडेंस, कि जितना हम सामने वाले को स्पेस देंगे, हाँ जी, उतना ही वो हमारे पास और ज्यादा आएगा या आएंगे। हाँ, और ऐसे अपने लिए भी खुद भी जितना इंडिपेंडेंट रहोगे, है ना, अपने मतलब छोटे मोटे काम है उनके लिए इंडिपेंडेंट हो, अपने आप से प्यार करते हो। अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या? जब वो सेल्फिश भी ना हो और अपने आप से आप प्यार भी करते हो, कि आपको कोई ये भी ना कहे कि देखो सेल्फिश एक नेगेटिव वर्ड है ना, कि आप सेल्फिश तब होते हो कि जब आप दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा करते हो। और सेल्फ लव का मतलब क्या है कि आप अपने आप से भी प्यार करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मोस्टली जो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगी कि फीमेल्स को मोस्टली ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको दूसरों की नीड्स को पहले ध्यान में रखना है, अपनी नहीं रखना है। मतलब अगर कोई मदर है, उसको भूख लगी है बहुत ज़ोर की, बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो सबको बुला रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठ के खाना खा रही है, पहले तो सोसाइटी जज करती है कि मदर खा रही है, देखो सबसे पहले बैठ के। तो इस चीज़ को हमने ये वाली अपना माइंड से निकाल देना है कि इसमें हम सेल्फिश नहीं हो रहे, मैंने सबको खिलाना है, सब लोग लेट कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है तो मुझे टाइम से खाना है, मुझे टाइम से मेरी हेल्थ ठीक रहे, ताकि मैं सबका ध्यान रख सकूं, ताकि मैं सबको और अच्छे से बना के खिलाऊं ना, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मेक सेंस, है ना, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फिश में और सेल्फ लव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सेल्फ लव का मतलब समझ लेते हैं सेल्फ ऑब्सेशन, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कि अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फ लव का मतलब सिंपल वे में ये है कि अपनी केयर करो, हाँ जी, ताकि आप औरों की केयर कर सको। औरों की इन द सेंस अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, या अगर और बड़े लेवल पे देखा जाए तो सोसाइटी की। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है, तो अगर आप खुद अच्छा कर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे अपने लिए, तभी आप प्लस अपनी फैमिली के साथ में अच्छे होगे, तभी तो आप सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके घर में तो आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आप दुनिया का भला करने निकल गए हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। आप कैसे कर लोगे? वो तो प्रिटेंड करने वाली बात हो गई ना, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप किसी को खुशी कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वही जैसे आपने अभी बोला ना कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सेल्फिश लोगों को ये लगता है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं या अपने बारे में भी सोच रहे हैं, राइट, डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ लव का कि आप अपने बारे में ही सोचो कि कोई खाए चाहे नहीं खाए, मुझे तो खाना खाना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में नहीं। आपको अपने बारे में भी सोचना है कि कोई नहीं आ रहा है खाना खाने, आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मोस्टली क्या कहेंगे, छोड़ो हम ना चाय बिस्किट खा लेंगे, रस खा लेंगे, क्या बनाना अपने लिए। नहीं, अपनी डिश सोचो कि अच्छा आज कोई नहीं आ रहा है, आज मैं अपने पसंद की डिश बनाती हूँ। दैट इज सेल्फ लव, है ना। एक्सीलेंट पॉइंट। हाँ, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी हॉबीज को जिंदा रखो, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। ये नहीं कि आपकी शादी हो गई, आप रिलेशनशिप में चले गए तो आपकी अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान रखो। ऐसे जो मेल्स हैं, हस्बैंड्स हैं, वो भी ध्यान रखें इस चीज को लेके, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो फिर भी थोड़ी बहुत हॉबीज उनकी साइड बाय साइड चलती रहती हैं, है ना। थोड़ा क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है ना, सेल्फ लव हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं जब हम क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि हम पूरा फोकस कर रहे होते हैं अपने ऊपर, उस टाइम अपने क्रिएटिव जोन में होते हैं। तो मेल्स को भी ऐसे, हस्बैंड्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि भी वो भी अपनी क्रिएटिविटी किसी चीज में लेके आए, अपने पैशन को फॉलो करें, या और कुछ नहीं तो कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाए। डेली सुबह और कुछ नहीं तो उठ करके 1 घंटा बैडमिंटन ही खेलने, या जिम चले जाए, या कुछ भी जो भी उनको अच्छा लगता है वो करें। वो चीज जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो करनी है, ताकि मेरा हैप्पीनेस कोशेंट इंक्रीज हो, ताकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो मेरी हो वो पूरी फैमिली को मिले, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा लगे। घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, बच्चे जो हैं वो भी खुश रहें, जो पार्टनर है तो वो ऑब्वियसली खुश रहेगा अगर वो हंसती हुई सूरत देखेगा, है ना। ठीक बात है। वो रोज ही उसको ऐसी सड़ी हुई शक्ल दिख रही है कि गुस्से में है, चिड़े, आओ तुम घर, मैं तुम्हें बताती हूँ। या फिर हस्बैंड है, वो घर आते ही अपना बैग उधर फेंक रहा है, और मतलब ये फिर भी रियलिटी में, क्योंकि आपको ऑफिस भी आप जाओगे, आपको बहुत सारी टेंशन्स मिलेंगी, आप घर आओगे तो आप सोचो कि क्या करूँ कि जिससे मेरा खुद का हैप्पीनेस कोशेंट अपने आप से इंक्रीज हो,
नॉट ये कि तुम मेरी सेवा नहीं करती, तुम ध्यान नहीं रख रही हो मेरा, तो इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। और आजकल तो क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। एटलीस्ट बड़ी सिटीज में तो ये नॉर्म है कि दोनों ही वर्किंग है, दोनों अपनी अपनी जगह से आ रहे हैं काम करके, अपना अपना स्ट्रेस लेकर के आ रहे हैं, अपने अपनी टेंशंस लेकर के आ रहे हैं। तो अब अगर वो आ रहे हैं उस जोन में और अब अगर वो अपनी केयर नहीं कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली, तो दैट रिलेशनशिप इज बाउंड टू कोलैप्स, क्योंकि दोनों का स्ट्रेस एक दूसरे का स्ट्रेस बढ़ाने का काम करेंगे। घर पे आएंगे दोनों बोलेंगे कि तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है, वो कहेगा तुम्हें नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ है। हाँ, और दोनों अपनी जगह पे सही भी है, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन तो ये नहीं एक्चुअल में करना क्या है कि वहां पर बजाय सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के पहले खुद की केयर करनी है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है, ताकि अगर सामने वाला बीमार भी हो मेंटली फिजिकली, उस वक्त उसको सपोर्ट कर सकें। हाँ। खुद से एक बार क्वेश्चन पूछे हम बैठ कर ना, कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि सामने वाला हमें खुश रखे, पहले अपने आप से पूछो कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता हूँ, है ना। देखो क्या करते हो, फिर कुछ आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले वही, हमारे को जो ये बॉडी मिली है तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी तरफ है। अपने आप को अपना नाम लेके बोलो कि मैं शिखा हूँ, मैं शिखा को खुश रखने के लिए क्या करती हूँ। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप खुशी को फॉलो करो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि जो लोग खुशी को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं जा करके फंस जाते हैं। अच्छा। क्योंकि एक्चुअल में हमको अगर फॉलो करना ही है तो शुरू में हमको पेन को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है तो आपको मजा तो नहीं आएगा ना एक्सरसाइज करके, या जिम जा करके मजा तो आएगा नहीं। जो भी कुछ करोगे दोज आर लाइक सैक्रिफाइसेस। तो अब बेसिकली सेल्फ लव का मतलब ये हो सकता है कि आप खुद के लिए, जैसे आप औरों के लिए, अपने बच्चों के लिए दर्द भी सहने को तैयार हो। स्पेशली एक जो माँ होती है वो एक बच्चे का दर्द महसूस कर लेती है और बच्चे के लिए दर्द सह लेती है ताकि बच्चे को कोई दर्द ना हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से सेल्फ लव का मतलब ये हो सकता है कि आपको चाहे खुद को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली पेन भी देना पड़ रहा है तो दो। हाँ, उस पेन में भी, क्योंकि फिर हमें खुशी मिलती है, क्योंकि उस पेन से निकल करके ही आप एक फिटनेस वाली स्टेट तक, फिजिकल मेंटल फिटनेस को अगर अचीव करना है तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे ही खुशी नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इसको कोई अगर देखेगा और उसको आदत नहीं है इतने लंबे पॉडकास्ट सुनने की या देखने की, वो परेशान हो जाएगा, उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली उसको एक टॉर्चर के जैसा लगेगा। ये वो कहेगा ये क्या बातें हो रही है, क्योंकि आजकल लोगों की आदत क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उनके लिए खुशी का मतलब क्या है कि एक वीडियो देखी, एक सॉन्ग सुना, उसके बाद दूसरा सॉन्ग, तीसरा सॉन्ग अपने आप ऑटो प्ले पे चलता चला जा रहा है, अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट जीरो है। तो अब हो सकता है इस सेशन को समझने के लिए उनको एफर्ट करना पड़े, उस साइकोलॉजिकल पेन से होकर के गुजरना पड़े। बिल्कुल। तो उनको ये भी सहना पड़ेगा अगर एक्चुअल में वो खुद से प्यार करते हैं। बिल्कुल, कि आप अपने लिए एक्स्ट्रा माइल भी जा रहे हो कि नहीं, अपने लिए भी। एग्जैक्टली। औरों के लिए तो हर कोई जाता है, औरों के लिए इन द सेंस अपने बच्चों के लिए तो एक माँ जाने को तैयार है, बट सेल्फ लव का असली मतलब ये है क्या वो माँ अपने खुद के लिए भी साइकोलॉजिकल, फिजिकल और वो सारे पेन सहने को तैयार है, ताकि वो खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रख सके, जिससे कि वो औरों का ध्यान रख सके। तब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में वो खुद से प्यार करती है और औरों से भी प्यार करती है। बिल्कुल। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाएं, हाँ, नहीं, बल्कि वो मतलब नहीं, असलियत में ये है, क्योंकि नहीं तो होगा क्या, सेल्फ लव का मतलब हम क्या समझेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कहेगा कर लेता हूं और उससे मुझे और ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। हाँ, नहीं, वो भी एक एग्जांपल हो गया। नहीं तो एक सिंपल एग्जांपल डे टू डे बेसिस पे अगर इसको रिलेट किया जाए, सेल्फ लव का मतलब लोग क्या निकाल सकते हैं कि यार मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आता हूँ, तो डेली रात को अगर 2-4 पैग लगा लिए तो क्या जाता है, बिल्कुल मेरे को अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है, आई लव माई सेल्फ, है ना, मैं अपने लिए क्या इतना नहीं कर सकता। आप समझ गए वो क्या कर रहा है बंदा, वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी एक गलत हैबिट को, जो लॉन्ग टर्म में ना उसके लिए अच्छी है ना उसकी फैमिली के लिए अच्छी है। तो एक्चुअल में ऊपर से लग रहा है देखने में कि वो खुद से प्यार करता है, ना वो खुद से प्यार करता है, ना अपने बच्चों से और अपनी फैमिली से प्यार करता है। क्योंकि अगर एक्चुअल में करता होगा तो वो उस आदत को छोड़ेगा और कोई नई आदत बनाएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसको दर्द भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो दर्द अच्छा है उसके लिए, क्योंकि आप बेटर वर्जन बनते हो। बेटर वर्जन तभी बनोगे ना जब आप पेन को सहने के लिए तैयार होगे। बिल्कुल सही, नहीं तो बन ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। दैट मे बी द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव। ये हो गई हमारी चौथी हैबिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी हैबिट अगर आपको कुछ बोलनी हो तो वो क्या हो सकती है? तो जैसे हम बैंक में बैलेंस रखते हैं,
अमाउंट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। आप ये मेंटालिटी रखो कि जब आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, क्लैश हुए, जो कि नॉर्मली होंगे लाइफ में, हैप्पीली एवर आफ्टर भी क्लैशेस होते हैं, सबके होते हैं, मेरे होते हैं, सर के होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होते होंगे, सबके होते हैं। आपको ये देखना है कि आपका अगर क्लैश हुआ, छोटा मोटा ऐसी आपकी कोई बात हुई जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए, तो आपने उसको कैसे दोबारा से फिल करना है। जो आपका बैंक बैलेंस है वो डेबिट हो गया वहाँ से अमाउंट। यहाँ पर मेरे को एक रिसर्च याद आ रही है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट अभी आप कह रहे हैं, इस पे एक रिसर्च भी हुई है बहुत बड़ी। मतलब एक डॉक्टर हैं जिन्होंने 3000 कपल्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च करी है, जहाँ पर ये निकल करके आया है कि अगर आपका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको 5 कुछ अच्छा करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक कुछ बुरा करेंगे तो 5 कुछ अच्छा होना चाहिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो आइडियली ये बैलेंस आई थिंक इट शुड बी अराउंड 5:1 और बेटर स्टिल 10:1। हाँ, ये कि मतलब ये नहीं सोचना कि इट विल बी 10:0 कि हमारे तो कोई क्लैशेस ही नहीं होंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही होगा, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, क्लैशेस होंगे ही होंगे, बट द पॉइंट इज ये कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपके पास में बैंक बैलेंस कितना है, कि आपके बैलेंस में आपका जो रिलेशनशिप बैलेंस है वो कितना है, कि उसमें कितना एक तरीके से जैसे पैसा पड़ा होता है तो कितना आपके पास में अच्छे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो पड़े हुए हैं, अच्छी मेमोरीज क्या हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसको वो फिर कॉम्पेंसेट कर जाएगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो कि अगर आपका बैलेंस 100 है और आपने 2 4 5 चीजें कुछ गड़बड़ कर भी दी, राइट, लड़ाई झगड़ा कर भी दिया या कभी कुछ बोल भी दिया, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपका बैलेंस 0 है, फिर आपने एक भी बात उल्टी बोल दी या कुछ कर दी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस में चला जाएगा। तो इसमें बहुत एक अच्छा टिप होता है, क्योंकि इसमें जब हम थोड़ा टाइम हो जाता है हमारे रिलेशनशिप में तो हमको सॉरी की कोई वैल्यू रहती नहीं है। हमें लगता है कि सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो उसको ये कैसे हमें फील हो कि भी हम एग्जैक्टली सॉरी बोलना चाह रहे हैं, हम सॉरी हैं भी कि हम सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं। अंदर से अगर फील करवाना चाहते हो, रियलाइज करवाना चाहते हो कि एक्चुअली आप सॉरी हो, तो फिर आप उसको कॉम्पनसेट करो। कुछ 5-10 चीजें आपको पता है तो वो करो, rather than saying sorry 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 every time। ये एक तरह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट हो गया। बिल्कुल, कि जब भी आपने कुछ गलत किया तो आपको 5 गुना उसका देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अपने आप ही आप गलत करना बंद कर दोगे। क्योंकि हमें रिलेशनशिप में लोग ये समझते हैं, इस गलत फहमी में जीते हैं कि सामने वाले को संभालना है, जबकि एक्चुअल में हमें खुद को संभालना है ना। बिल्कुल। तो खुद को हम कैसे संभालेंगे? थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बिल्कुल, यही एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम संभाल सकते हैं। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी इस रिलेशनशिप में तो मुझे उसका 5 गुना वो भरना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, हरजाना या जो भी होता है, लगान या हाँ, वो भरना पड़ेगा। यानी कि मुझे उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 5 गुना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। दैट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड को मूवीज देखनी नहीं पसंद बाहर जाके, अगर मुझे पता होता है कि कुछ ऐसी बात हुई है तो मैं सॉरी नहीं बुलवाती। पहले मुझे लगता था सॉरी बोल दो, वो ईगो बूस्ट होती है बस सॉरी से। तो मैं कहती हूँ अब मूवी देखने चलना पड़ेगा। और वो कुछ भी लड़ने से पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि मुझे मूवी देखनी पड़ेगी 3 घंटे जाके। कि मतलब जैसे बैंक बैलेंस होता है वैसे एक रिलेशनशिप का बैलेंस हो गया। ये हमारी एक हैबिट है जिसको हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं रिलेशनशिप में। बिल्कुल। और प्लस इससे एक और बेनिफिट होगा बहुत बड़ा, कि जब भी कुछ बुरा होगा तो वो बुरा एक्चुअल में बुरा नहीं है, क्योंकि उसको बुरे को अच्छे में कन्वर्ट करने के लिए अगर 5:1 की इक्वेशन हम समझ रहे हैं तो हम एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा माइल जाएंगे कुछ वापस से रिवाइव करने के लिए उस रिलेशनशिप को। नहीं तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे डेड होने लग जाती है, बोरिंग हो जाती है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब भी लड़ाई हुई हमने कुछ अच्छा किया, तो वो एक तरह से आपके बैंक अकाउंट में कुछ ऐड हो रहा है। वो फ्रेशनेस भी मेंटेन रहती है। वो फ्रेशनेस भी मेंटेन रहती है। जब हम इस तरह का टेक्स्ट भेजते हैं, प्लस जब आप कोई रायता फैलाओगे या जब कुछ गड़बड़ करोगे रिलेशनशिप में, उस वक्त ये बैंक बैलेंस आपके बहुत काम आएगा। ये रिलेशनशिप बैलेंस काम आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास जब क्लैशेस भी कभी होंगे तो आपके पास जो वो पॉजिटिव मेमोरीज, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है ना, वो फिर उस पर हावी हो जाते हैं। आप सोचो, कितना ही कोशिश कर लो नेगेटिव सोचने की सामने वाले पर्सन के बारे में, जैसे ओवर थिंकिंग करता है हमारा माइंड जब क्लैश होता है, आप कितनी भी कोशिश करोगे ना, अगर आपका बैंक बैलेंस जो है वो अच्छे से भरा हुआ है ना, तो वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो कहते हैं, आप मन में सोचोगे नहीं ये ऐसे करता है, वो कहेगा कहाँ नहीं करता, बैंक बैलेंस देखो, हाँ कितना कुछ है बैंक बैलेंस में, कहाँ करता है, ये तो छोटी सी बात है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं तो गरीब हूँ और उसके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। बिल्कुल है ना, कि किसी छोटी सी बात पे आप कह रहे हो कि जैसे अगर वैलेंटाइंस डे है, रोज नहीं लेके आया, भूल गया सामने वाला, आप कह रहे हो कि ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता।
तो वो बैंक बैलेंस उसी टाइम आपके सिर पे आकर कहेगा कहा नहीं करता, ये देखो मेमोरीज होंगी, कितना कुछ तो कर रहा है। हाँ। तो आपको अपने आप ही वो जो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं धीरे धीरे। और अगर इसका अपोजिट है तो वो बहुत ही एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है एक रिलेशनशिप के लिए। यानी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस तो कुछ है नहीं, नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो वो रिलेशनशिप आज नहीं तो कल कोलैप्स कर जाएगी। तो उसमें बेटर है कि आप किसी की एडवाइस लो, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके, और उसको अगर आप वर्क कर सकते हो काउंसलर से डिस्कस करके, अगर आप दोनों ही चाहते हो कि इस रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए। अगर एक चाहता ही नहीं है उस रिलेशनशिप पे वर्क करना, और एक वही कहते हैं ना, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, दोनों से चलती है। और वो दोनों पहिए भी देखें, अगर हम पटरी पे चल रहे होते हैं तो वो दोनों साथ साथ पैरेलल चलेंगे। अगर ये सोचेंगे हमारे लाइफ पार्टनर से हम ज्यादा बेटर हैं, यानी एक पहिया बड़ा है और एक पहिया छोटा है, तो नहीं चलेगी, तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। दैट हैज टू बी इक्वल तो ही आप नॉट जस्ट वर्बली बट एक्चुअली। हाँ, इक्वल एफर्ट्स आपके, दोनों को फील होना चाहिए कि वी आर इक्वल। हाँ जी, इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए आपके रिलेशनशिप को लेके, तो तभी वो जो पटरी पे गाड़ी है ना वो सीधी तरह से चलती है, स्मूथली चलती है। On this note, let's end this podcast here, and it was a pleasure talking to you. Same here. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे मिली हैं, और ये वाइब्रेशंस और भी स्प्रेड होंगी मैं जहाँ जाऊँगी। तो बहुत अच्छा लगता है एक ऐसी पर्सनालिटी के सामने बैठकर जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हूँ। थैंक यू सो मच।